हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का लेक्चर है आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशलॉजी 2014 का पेपर है। ये व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, लेक्चर फर्स्ट। और अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें। क्लास स्टार्ट करते हैं हम। इस सेशन का ये फर्स्ट MCQ आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न है, पूछा संस्कृति का मुख्य वाहक है। ए है राज्य व्यवस्था, बी है समाज, सी है प्रतीक और डी है व्यक्ति। कल्चर का प्रमुख वाहक क्या होता है? प्रश्न नंबर पहला आपके सामने स्क्रीन पर है और उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीक होता है। कल्चर का प्रमुख वाहक होता है जो वो प्रतीक होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये देखिए, कोई भी वस्तु या क्रिया जो किसी अन्य क्रिया वस्तु के विचार या प्रतिनिधित्व करती है प्रतीक कहलाती है। अधिक विशिष्ट रूप से संस्कृति स्वपन या मिथक के शब्द में अर्थों में क्षेत्र में लघुतम आर्थिक इकाई को प्रतीक कहा जाता है। मनोविश्लेषण में किसी भी दमित अचेतन इच्छा को प्रतिनिधित्व करने वाला व्यवहार या वस्तु को प्रतीक कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा कल्चर का प्रमुख वाहक क्या होता है? प्रतीक होता है। इसलिए आपका सी राइट आंसर हो जाएगा उसका। और नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके सामने, प्रश्न नंबर 2। सभी लोग सेशन को लाइक करें जितने लोग उपस्थित हैं क्लास में, और लिंक को शेयर कर दें। सभी लोग ज्वाइन करें क्लास को। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने अपने सिद्धांत में अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है? कौन से थिंकर थे जिन्होंने अनुष्ठान का उपयोग किया था अपनी अवधारणा में? ए है आर कॉलिंग्स, बी है एन कोजर और सी है इमाल दुर्खीम और डी है जे हैबरमास। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 2 का बिल्कुल राइट आंसर इसका सी इमाल दुर्खीम। सी राइट आंसर है, इमाल दुर्खीम साहब। दुर्खीम साहब ने 1895 में समाजशास्त्र पद्धति के नियम का नाम से प्रस्तुत पुस्तक लिखी थी उन्होंने। और यह सिद्धांत दुर्खीम के विचारों के अनुप्रमाणित है। उनके अनुसार अनुष्ठान सामाजिक एकजुटता उत्पन्न करते हैं जो समाज की एकता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, स्क्रीन पर है। पूछा दुर्खीम के 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया गया है। 4 प्रकार की दुर्खीम ने आत्महत्या का वर्णन किया था। इनमें से 3 इस प्रकार हैं, अहंगवादी, परार्थवादी तथा आदर्श विहीनता। चौथी विशेषता इसमें, चौथी कौन सी है इसमें पहचान करनी है। ए है विचलित आत्महत्या, बी है भाग्यवादी आत्महत्या, सी है रोगजनित आत्महत्या और डी है असामान्य आत्महत्या। दुर्खीम की 3 प्रकार की आत्महत्या आपके सामने है, ये अहंगवादी, परार्थवादी और आदर्श विहीनतावादी। चौथी विशेषता कौन सी है इनकी आत्महत्या का वर्णन, इसको आपको पहचान करनी है। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भाग्यवादी आत्महत्या। ये आपकी चौथी हो जाएगी, तो चारों हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पर आपके सामने है। हेडनफोर्ड के अनुसार पूंजीवादी समाज की विशेषता है। पहला है पूंजी का विघटन और दूसरा है श्रम का विभेदीकरण और तीसरा है हीरे समान वर्ग संरचना और चौथा आपका संघर्ष का विनियम एवं स्थानांतरण। सही अर्थ का चयन करना है। नीचे दिया हुआ कूट लेखन। ए में है आपका 1 2 3 4 सही है, और बी में 2 3 और पहला दूसरा तीसरा है, और सी में पहला दूसरा और चौथा, और डी में आपका पहला तीसरा और चौथा। सही आंसर बताएं। हेडनफोर्ड के अनुसार पूंजीवादी समाज की क्या विशेषता है? प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पर आपके सामने बिल्कुल राइट आंसर का ए हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये आपके चारों राइट आंसर है। ये हेडनफोर्ड ने चारों बताए थे, पूंजी का अपघटन, श्रम की विभेदीकरण और हीरे समान वर्ग संरचना और संघर्ष का विनियम एवं स्थानांतरण। चारों आपके राइट आंसर हैं। और जर्मन में पैदा हुए थे हेडनफोर्ड, और आजकल ब्रिटेन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में संस्थान में इन्होंने निर्देश किया था। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, सही विकल्प ये हमें पहचान करनी है। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। C.W. मिल्स का संदर्भ दृष्टिकोण रखता है। ए पहला है जीवन वृत्ति, दूसरा है समाज वृत्ति, तीसरा आपका इतिहास, चौथे में निर्जाति वृद्धि। सही उत्तर का चयन करना है। ए में है केवल दूसरा सही है, बी में केवल दूसरा और तीसरा सही है, और सी में केवल पहला और तीसरा सही है, डी में केवल पहला दूसरा और चौथा सही है। C.W. मिल्स के अनुसार संदर्भ दृष्टिकोण रखता है। कौन सा राइट आंसर होगा? प्रश्न नंबर 5 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल पहला और तीसरा, यानी कि जीवन वृत्ति और इतिहास वृत्ति। इतिहास 2 राइट आंसर आपके, पहला और तीसरा, इसलिए आपका सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये अमेरिका के उग्रवादी रेडिकल समाजशास्त्री थे। और आगे देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 6 स्क्रीन पर आपके सामने पूछा लेवी स्ट्रॉक्स का अंतःक्रिया संरचनावाद आधारित है। ए है यांत्रिक एवं सांख्यिकी प्रारूप पर, बी है
मात्र यांत्रिकी प्रारूप पर, और सी है मात्र सांख्यिकी प्रारूप पर, और डी है मात्र सांस्कृतिक प्रारूप पर। प्रश्न नंबर 6, लेविस स्ट्रॉक का अंतःक्रिया संरचनावाद आधारित किस पर है? प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर बताएं फटाफट, क्या हो जाएगा? बहुत ही फेमस प्रश्न है, बिल्कुल राइट आंसर इसका 6 का ए, यांत्रिक एवं सांख्यिकी प्रारूप पर। सभी लोगों को पता होना चाहिए, लेवी स्ट्रॉक बहुत ही फेमस थिंकर हैं ये। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 7, अल्फ्रेड सूट का प्रकटन शास्त्र बल देता है? ए अंतर्विषयकता पर, बी है वस्तुनिष्ठता पर, और सी आपका संवेदनशीलता पर, और डी है सापेक्षता पर। अल्फ्रेड सूट का जो प्रकटन शास्त्र है और किस पर बल देता है? प्रश्न नंबर 7, ये बल देता है अंतर्विषयकता पर। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी पुस्तक ये यूरोप में फ्रांसीसीवादी के फैसले के बाद सन 1939 में अमेरिका चले गए थे। वहाँ उन्होंने कुछ समय के लिए अंकलालित रूप में अध्यापन कार्य किया था। ठीक है, अल्फ्रेड सूट ने, और बाद में वर्ष 1952 में इन्होंने पूर्वकालिक रूप में अध्यापन कार्य में जुट गए थे और सूट की चेतना में हटकर यानी कि अंतर्विषयक सब्जेक्ट जीवन जगत यानी कि लाइव वर्ड हम बे के संबंध में अध्ययन कार्य किया था उन्होंने, अल्फ्रेड सूट ने। और नेक्स्ट प्रश्न आ गया है प्रश्न नंबर 8 है, मैक्स वेबर ने विस्तृत रूप में अपने सिद्धांत का विश्लेषण भारत के अध्ययन में किया है? ए है धार्मिक पक्ष, बी है आर्थिक पक्ष, और सी है राजनीतिक पक्ष, और डी आपका उपयुक्त सभी। मैक्स वेबर ने भारत के अध्ययन में क्या किया था सिद्धांत का विश्लेषण? प्रश्न नंबर 8, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक तीनों आपके राइट आंसर है, इसलिए आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, ये व्याख्या बहुत बड़ी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 पूछा, अराजकतावाद पद्धति पर तर्क किस उत्तर आधुनिकतावादी विचारक ने किया है? अराजकता पद्धति पर किसने दिया था उत्तर आधुनिकतावादी में? ए है फूको, बी है डेरिडा, सी है लियोटार्ड, और डी है जीपी फेयरवेयर। प्रश्न नंबर 9 बहुत ही फेमस प्रश्न है और उसका राइट आंसर बताएं क्या है? अराजकतावादी पद्धति पर उत्तर आधुनिकतावादी विचारक ने किया, किस पद्धति पर किया था तर्क? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा डीपी फेयरवेयर, इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 स्क्रीन पर आ गया है। पूछ रहा है विक्षेत्रीकरण की अवधारणा संबंधित है? ए एस फ्रायड से, बी एम मीड से, और सी आपका डी हॉर्वे से, और डी आपका लियोटार्ड से। प्रश्न क्या है? विक्षेत्रीकरण की अवधारणा संबंधित किससे है? कितना प्यारा प्रश्न है, और इसका राइट आंसर भी बिल्कुल सी जाएगा, डी हॉर्वे, सी इज़ द राइट आंसर, डी हॉर्वे ने दिया था। और नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 11 पूछ रहा है सामाजिक दूरी का पैमाना किसने प्रस्तुत किया था? ए बोगार्ट्स ने, बी यंग ने, सी लुंडबर्ग ने, और डी आपका जेनिक्स ने। सामाजिक दूरी पैमाना किसने दिया था? प्रश्न नंबर 11 स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बोगार्ट साहब ने दिया था, ए इज़ द राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर आ रहा है आपके सामने प्रश्न नंबर 12 उस तार्किक क्रम को लगाइए जिसमें पी.बी. बर्नर ने उसकी व्याख्या की है? ए स्वभावगत, संस्थागत, वैधिकरण, ग्राहकरण, और बी में संस्थाकरण, वैधिकरण, ग्राहकरण और स्वभावगत, और सी में आपका स्वभावगत, वैधिकरण, ग्राहकरण और संस्थाकरण, डी में वैधिकरण, संस्थागत, स्वभावगत, ग्राहकरण। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? पी.बी. बर्नर के अनुसार उनकी व्याख्या की क्रम बाई क्रम क्या है? प्रश्न नंबर 12 का सही क्रम आपका ए जाएगा, पहले आएगा स्वभावगत, फिर दूसरा संस्थागत, वैधिकरण और ग्राहकरण, इसलिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा पी बर्नर ने। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए रैडक्लिफ ब्राउन, बी नाडेल, सी लेविस स्ट्रॉक, और डी आपका मार्डॉक। कितना अच्छा प्रश्न है, भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? और बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाडेल साहब ने दिया था, सभी को पता होना चाहिए नाडेल साहब की है भूमिका की आंतरिक संरचना। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके सामने स्क्रीन पर 14 निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री के उद्भव के बौद्धिक स्रोत माने जाते हैं? पहला है फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा है औद्योगिक क्रांति, तीसरा है इतिहास की क्रांति, और चौथा है सामाजिक सर्वेक्षण। ए में है पहला और चौथा, बी में है पहला और दूसरा, सी में है पहला और तीसरा, और डी में है तीसरा और चौथा। समाजशास्त्र के उद्भव के बौद्धिक स्रोत का कौन सा कारण माना जाता है? इसका राइट आंसर आएगा बी फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति, ये दो बहुत महत्वपूर्ण युग क्रांतियाँ हैं समाजशास्त्र के विकास के लिए, इसलिए आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं प्रश्न नंबर 15
निम्नलिखित में से कौन परंपरावाद को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाता है? ए योगेंद्र सिंह, बी मिल्टन सिंगर और सी आपका जे के शरण और डी है डीपी मुखर्जी। कौन जो है परंपरागत को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाता है? प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर होगा ए के शरण, सी राइट आंसर है इसका। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, पूछा निम्नलिखित में से किस प्रमाप के वास्तविक शून्य उद्गम होता है? ए सांकेतिक प्रमाप और बी है श्रेणीक्रम प्रमाप और सी है अंतर प्रमाप और डी है अनुपात प्रमाप। निम्नलिखित में से किस प्रमाप में वास्तविक शून्य उद्गम होता है? प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी अनुपात प्रमाप में होता है। और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 17 स्क्रीन पर। एम मिशेल फूको के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फूको का कौन सा कथन सही नहीं? ए है ज्ञान के उत्पादन द्वारा लोगों दूसरों पर शासन करते हैं। बी है ज्ञान व शक्ति का संबंध अभिजनों के पडयंत्र के कारण होता है। बी सी में आपका ज्ञान का उद्गम रूप अधिकतम शक्ति रखता है। और डी है ज्ञान शक्ति का सर्वदा प्रतिवाद होता है। प्रश्न नंबर 17 बहुत ही फेमस प्रश्न है। मिशेल फूको के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है मिशेल फूको का? और राइट आंसर बताएं प्रश्न नंबर 17 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ज्ञान व शक्ति का संबंध अभिजनों व पदक्रंथ के कारण नहीं होता है, ये राइट आंसर है। और इनकी पुस्तक भी ये मिशेल फूको की बहुत ही फेमस पुस्तक लिख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं। द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज में कहा है कि उत्तर आधुनिक समाज में ज्ञान उत्पादन का एक साधन होता है। ठीक है, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज इन्होंने मिशेल फूको की पुस्तक है, ये नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 18, पियरे वेर्न्यू के हैबिट्स की अवधारणा इंगित नहीं करती है। यह है वस्तुपरक स्थितियों के मध्य संबंधों के सजाल को। और बी है सामाजिक संसार का व्यवहार करने हेतु मानसिक व ज्ञानात्मक रचना। और सी है संरचनाओं के आंतरिकरण के उत्पादन को। और डी है एक सामूहिक घटना। पियरे वेर्न्यू ने हैबिट्स की अवधारणा इंगित नहीं की थी। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वस्तुपरक स्थितियों के मध्य संबंधों के सजात को। इसका ये राइट आंसर जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, ये रहा 19, डेरिडा की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? डेरिडा के लिए कौन सा कथन जो है सही नहीं है दृष्टि में? ये है तर्क केंद्रवाद दर्शन व मानव विज्ञानों को समाप्त की वो ले गया है। बी है परंपरागत नाट्यशाला प्रतिनिधित्ववादी तर्क के प्रमुख प्रभुत्व में होती है। और सी है निर्देशालय की नाट्यशाला विभिन्न कला की हो सकती है। और डी आपका भाषा व्यवस्थित न स्थिति होती है, भाषा व्यवस्थित व स्थिति होती है। डेरिडा की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है इनके अनुसार? प्रश्न नंबर 19 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाषा व्यवस्थित व स्थित होती है, ये राइट आंसर नहीं है डेरिडा का। ये डेरिडा साहब जो है उत्तर आधुनिकतावादी का उनका नाम विखंडन के साथ जुड़ा हुआ है। वे कभी भी स्वीकार नहीं करते कि भाषा व्यवस्थित व स्थित है, विखंडनवादी दिया था ना उन्हें सिद्धांत। और नेक्स्ट प्रश्न है 20, जे हैबरमास ने अपने आलोचनात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा धारणा प्रयोग किया है? ए है तीसरे संसार का उपनिवेशीकरण। और बी है विकासशील संसार का उपनिवेशीकरण। और सी में है सामाजिक संसार का उपनिवेशीकरण। और डी है जीवन संसार का उपनिवेशीकरण। देखिए क्या प्रश्न क्या कर रहा है, जे हैबरमास ने अपने आलोचनात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा धारणा प्रयोग किया था? अगर आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे रिपीट तो आप इसका आंसर भी अच्छे से ही देख सकेंगे। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर की बात करें तो इनका कहा था हैबरमास ने जीवन संसार का उपनिवेशीकरण, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और ये देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 आपके सामने पूछा निम्नलिखित में से कौन प्रलय को आगुनिक तर्क संगतता की रूढ़िवादी समझता है? क्या कह रहा है, कौन सा प्रलय है जो आगुनिक तर्क की संगतता की रूढ़िवादी को समझता है? प्रश्न नंबर 21 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या है? ए में ए गिडिंग्स और बी में बी यू बी के और सी है जेक बामन और डी आपका जे रिटजर। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी जेड बामन, सी इज़ द राइट आंसर आपका। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22 स्क्रीन पर, कारण एवं प्रभाव के संबंध की व्याख्या हेतु सर्वाधिक उपयुक्त शोध प्रारूप कौन सा है? ये देखिए कारण और प्रभाव के संबंध में व्याख्या हेतु, ठीक है, कारण और प्रभाव का प्रश्न है। पहला है प्रयोगात्मक, बी है वर्णनात्मक शोध
और सी है अन्वेषणात्मक शोध, डी है निदानात्मक शोध। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर कारण और प्रभाव के संबंध में व्याख्या करते हैं तो इसका प्रयोगात्मक जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी थोड़ा व्याख्या पढ़ लेते हैं। किसी घटना, किसी स्थिति अथवा समस्या के उत्पन्न करने वाली कारणों की खोज के उद्देश्य से किए जाने वाले अन्वेषण या शोध को व्याख्यात्मक या कारणात्मक शोध या अनुसंधान कहते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, ये देखिए आपका कूट लेखन दिया हुआ है, इधर कूट है, इधर चयन करना है हमको। तो चलिए सबसे पहले मिलान कर लेते हैं। पहला की बात करें, पहले में अल्पतंत्र का लौह नियम, और ये अल्पतंत्र का लौह नियम किसने दिया था? तो ये दिया था आर मिशेल ने। तो आपका ए का जाएगा, पहला का जाएगा डी, ठीक है, आर मिशेल हो जाएगा। और दूसरा शक्ति के स्थिर योग की अवधारणा, ये किसकी है? शक्ति के स्थिर योग की अवधारणा, ये दिया था वेबर साहब ने। तो दूसरा का आपका सी जाएगा। और तीसरा सामुदायिक शक्ति, ये किसकी है? सामुदायिक शक्ति पार्सन साहब की है। तो तीसरा का आपका ये जाएगा। और वर्चस्व, ये सभी लोग जानते हैं, ए ग्राम सी। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। आप मिलान कर सकते हैं। और ये देखिए कूट लेखन दिया हुआ है, मिलान भी दिया हुआ है, सही क्रम ये लगा हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। महुआ के संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक एकता का अध्ययन किसने किया था? देखिए महुआ जनजात वो है। प्रश्न है के.एम. कपाड़िया, और बी है नारी देसाई, और सी है आई.पी. देसाई, और डी आपका M.N. शाह है। महुआ के संयुक्त परिवार का संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक अध्ययन किसने किया था? प्रश्न नंबर 24 बिल्कुल आई.पी. देसाई साहब ने किया था। महुआ भारत में किया था। और इनकी गणना भारत के समाजशास्त्र की प्रथम पीढ़ी के विद्वान में की जाती है। किसकी गणना? A.R. देसाई की। वे बोलचाल, वेशभूषा और रहन सहन में अत्यंत सरल और सभ्य कठोर के गुजराती व्यक्ति हुआ करते थे देसाई साहब। और उनका अध्ययन गंभीर रूप से लिया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न रहेगा आपका 25, स्क्रीन पर ये है। मार्क्स ने अपने उद्विकासीय ढांचे में समाजों को क्रम किस व्यवस्थित किया था? ए आदिम समाज, दूसरा है सामंतवाद, और तीसरा है पूंजीवाद, और चौथा है साम्यवाद। ये आपका कूट लेखन दिया हुआ है EBCD, ठीक है। और देख सकते हैं इनका सही क्रम की बात करें तो पहला इनका आ जाएगा आदिम साम्यवाद, राइट आंसर है। और दूसरा आपका साम्यवाद, ये भी सही है। और तीसरा पूंजीवाद, ये भी सही है। और चौथा है साम्यवाद, समाजवाद, ये भी सही। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये क्रम आपका जो दिखा हुआ है कूट लेखन, उसका सही राइट आंसर डी जाएगा। और ये देखिए ये व्यवस्थित क्रम ये लगा हुआ है, साम्यवाद आएगा, फिर सामंतवाद, फिर पूंजीवाद, फिर समाजवाद, ठीक है। और हम ये आपका उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर सोशलॉजी 2014 का ये फर्स्ट लेक्चर था, और जो कि इसमें 25 MCQ में डिस्कस कराए हैं। और नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर के आते हैं। और जब तक लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।